बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, सियासी इश्यूज़ तो चलते रहेंगे। जैसे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया कि कौमी यकजहती होनी चाहिए, सबको साथ चलना चाहिए, और उसके जवाब में वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी सालिसी की पेशकश को कबूल करते हैं। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास में ला सकते हैं, लेकर आए, हम ये इजलास दोबारा कर लेंगे। यकीनी तौर पर इश्यूज़ पर इसी तरह ही आगे बढ़ना चाहिए, और जो सियासी मसाइल हैं वो बातचीत के ज़रिए ही हल हो सकते हैं, मुज़ाकरात से ही हल हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए मुल्क को मजबूत बनाने की ख्वाहिश के साथ ही हल हो सकते हैं। सियासी मसाइल पर डिस्कशन होती रहेगी। यकीनी तौर पर हम उस दिन भी प्रोग्राम करेंगे जिस दिन बिलावल भुट्टो जो हैं अपनी इस अच्छी सी ख्वाहिश में कामयाब होंगे कि वो एक कौमी यकजहती करवा सकें यहाँ पर, और हम कुछ इशूज ऐसे हैं जिन पर सियासत से बाहर आ सके, लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिन पर हमें सियासत के डे टू डे जो इश्यूज बनते हैं उससे हटकर इत्तफाक राय पैदा करना है। हमें मिलकर साथ आगे बढ़ना है। हमें ये सोचना है कि हमने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने उन गरीब अवाम के लिए जो कि निचली सतह पे रह रहे हैं उनके लिए क्या करना है। जैसे अभी एक बड़ा मसला पैदा हो गया, वो ये है कि महकमे मौसमियात ने ये बताया है कि इस दफ़ा कोई बारिशें 40% कम हुई हैं। सबसे ज़्यादा सिंध में कोई 63% कम बताई जा रही हैं। इसी तरह बलूचिस्तान है, कोई 52% कम बताई जा रही हैं, और इसमें तीसरे नंबर पे पंजाब है जिसमें कोई 38% के करीब बारिशें जो हैं कम हुई हैं। अब इन बारिशों को अगर आप इनका एग्रीगेट निकालेंगे, इनका कोई औसत निकाल लेंगे आप, तो मजमूई तौर पर कोई 40% बारिशें कम हुई हैं। अब उससे जो है आने वाले दिनों में, अभी तो शायद हमें ना पता चले, लेकिन जो इदाद शुमार आ रहे हैं अभी वो ये हैं कि तरबेला और मंगला जो है वो अपने निचले लेवल पर पहुंच गए हैं। पहुंचते हैं, हर साल ही पहुंचते हैं, लेकिन इस मरतबा बहुत पहले पहुंच गए। और ख़ासतौर पर जब हम गंदम की फसल की कटाई की तरफ जाने की बातें कर रहे हैं, कटाई होने वाली है और उससे पहले पानी की ये शॉर्टेज हो जाना, आगे फिर जब खरीफ की फसल आएगी उसके लिए पानी की दस्तयाबी, तो ये एक बड़ा इशू है, एक लंबा इशू है। लेकिन हम पानी के हवाले से भी आपस में लड़ते रहते हैं, और ऐसा लड़ते हैं कि दुनिया देखती है। हम ये कहते हैं कि हमने डैम नहीं बनाने। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपने दोस्तों, अपने भाइयों की जो रिजर्वेशंस है उनका भी एहतराम करता हूँ, सिंध वालों की रिजर्वेशंस का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं एक मजबूरी बात ये भी कहता हूँ कि जब हमने एक घर बनाना है तो उस घर में आपको एक टैंकी तो बनानी पड़ेगी, और एक से ज़्यादा टैंकियाँ बनानी पड़ेंगी। अगर आप सब भाई जो हैं मिलकर भी नहीं रहते तो वो टैंकी नहीं बनाएंगे तो फिर पानी तो सारा वक्त नहीं आता। और इस वक्त जो है एक जो ख़तरा जाहिर किया जा रहा है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है मेरे पास जिसमें शहरों के नाम बाकायदा तौर पे दर्ज हैं, और ख़ुद सिंध की बात की जा रही है जहां सबसे ज़्यादा शॉर्टफॉल रहा इस दफ़ा विंटर में बारिशों के हवाले से। दादू के हवाले से कहा जा रहा है, थरपारकर के हवाले से कहा जा रहा है, ठट्ठा के हवाले से कहा जा रहा है, कराची, बदीन, हैदराबाद, उमरकोट, घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर, सांगड़, ये तमाम इलाके आप देखें ना, उमर कोट वगैरह या बाकी जगहों पे आप चले जाएं, थरपारकर में चले जाएं, वैसे ही आपको पानी के वहाँ पर पीने के पानी के इश्यूज भी मिल जाते हैं। तो फिर इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ बलूचिस्तान में चले जाएं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। ग्वादर हो रहा है, कैच हो रहा है, लसबेला हो रहा है, पंजगूर हो रहा है, वरान हो रहा है, चागी का इलाका हो रहा है, और ये बात नहीं कि पंजाब इससे मुतासर नहीं हो रहा। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो ऊपर की सतह पे है, और जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास तो पानी ज़ाहिर है ज़्यादा ही होगा। फिर आप पंजाब में आ जाएं तो अपर पंजाब में भी वो सूरत हाल नहीं, लेकिन इससे आगे आप बढ़ेंगे तो जब बहावलपुर और बहावल नगर वाली साइड पे जाएंगे, रहीम यार खान पे जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आपको ये खुश्क साली जो है उसके असरात नज़र आएंगे। पानी कम होगा तो हम पानी को स्टोर भी नहीं हम कर पाते पूरी तरह। तो ये जो खुश्क साली है इसके ख़तरात कितने हैं, इसको क्या हमें सियासत की नज़र करना चाहिए,
और हकीकी अदाद-ओ-शुमार क्या है? बारिशों की बात की जा रही है, स्पेल आ रहे हैं। अभी पिछली दफ़ा जब खुशक साली की बातें हुई थी, अल्लाह ताला ने दुआएं सुनी, बारिशें शुरू हुई लेकिन थोड़ी हुई। अब फिर दोबारा बारिशों की बात की जा रही है, तो वो बारिशें कितनी होंगी, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सियासत देख दीजिएगा, पानी को जरा सुनिएगा। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर स्टूडियोज में इंजीनियर जफर इकबाल वट्टू मौजूद हैं और मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ। आप वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट हैं, इसी में मास्टर्स डिग्री के हामिल हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, मलेशिया वगैरह में भी अपनी खिदमत इस हवाले से सर अंजाम दे चुके हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर गुलाम रसूल, आप साबिक डीजी महकमा मौसमियात हैं। बारिशों के बारे में पूछूंगा कुछ उनसे, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें जवाद फैजी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार है। जब हम बात करते हैं सियासत के हवाले से, ऐसे कोर इशूज़ के हवाले से, बुनियादी इशूज़ के हवाले से, तो जवाद फैजी जो है सारी ज़िंदगी गुजर गई उनको इन इश्यूज़ को देखते हुए, इन पे बात करते हुए, इन पे इंटरव्यूज़ करते हुए, तो वो एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं कौमी मसाइल के हवाले से। जवाद फैजी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले जफर इकबाल भट्टू साहब, खुश्क साली ख़तरा, एक वार्निंग जारी होगी, क्या सूरत हाल है? जी, जिस तरह आपने स्टैटिस्टिक्स अभी बयान किए हैं, सिंध का भी बताया, पंजाब, और ये हमारे यहाँ इस दफ़ा मौसम सरमा की बारिशें कम हुई हैं। हमारे मानसून की बारिशें तो ठीक हुई थी, फ्लड भी आया और हमारा समंदर में भी पानी हमने भेजा, लेकिन जो मौसम सरमा की बारिशें हैं वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी जो स्टोरेज है, स्टोरेज सफिशेंट नहीं है कि जो हमारी विंटर में क्रॉप्स होती हैं उनको पानी दिया जा सके, तो वो कंपनसेट होता है बारिशों से। इस दफ़ा चूँकि बारिशें कम हो गई, और उसके बाद एक और फैक्टर ये हुआ कि मंगला के कैचमेंट में इस दफ़ा मानसून में भी कम बारिशें हुई थी, तो मंगला डैम हमारा भर नहीं सका था। अच्छा, तो दोनों डैम जो हैं वो हमारे वक्त से पहले जो है वो डेड लेवल पे आके खड़े हो गए हैं। अब चूँकि गंदम की फसल एक ऐसी फसल है कि जो हमारी मईशत और हमारी जो लोकल अपने ज़रूरियात के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल पकी हुई है, और उसको चंद एक पानी जो आखिरी जो कीमती पानी चाहिए उसके लिए अगर हमारे पास पानी नहीं, कि ओवरऑल जो है 18 से 20% शार्टेज जो है वो पानी की हो जाती है, जो कि बाज़ का ग्राउंड वाटर पंपिंग से और ज़राए से पूरी हो जाती है, कभी बारिशें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा ये शार्टेज इस सीज़न की वो भी 40% पे पहुंच गई है। तो 40% की शार्टेज जो है वो समझिए ऑलमोस्ट आधा पानी है हमारे पास और आधा नहीं है। अभी भी जो बारिशें हो रही हैं, ये पैदावार को आखिरी, अगरचे दाना बन चुका होगा लेकिन इसके बावजूद पैदावार को मुतासिर करेगा। जी, ज़ाहिर है वो फसल को अगर पानी वक्त पे नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो पैदावार तो मुतासिर होगी इससे। सही, तो ये जो है 40% जो है ये बिल्कुल आप समझने के वाकई एक दुरुस्त अंदाज़ा है। और मैं अगर इसको इस तरह लूँ और इस तरह इस सवाल को लेकर चलूँ कि अब हमें जफर साहब करना क्या चाहिए, क्या करें? अब एक दो चीज़ें हैं ना, एक तो सवाल होता है अब ये सर पे पड़ गई है, अब क्या करें, और इसके अलावा क्या करें? जी, शॉर्ट टर्म में तो देखें, अब हमें वाटर मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, इस कमी को मिलजुल के सारे प्रोविंसेस ने और जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उन्होंने मिलजुल के इस कमी को लेना है, ताकि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरा, कुछ बारिशें हो भी गई हैं थोड़ी बहुत, और कुछ मज़ीद एक्सपेक्टेड भी हैं कि जिससे सूरत हाल हमारे पास कुछ बेहतर होगी। लेकिन चूँकि ये बारिशें भी हो रही हैं उस एरिया में, जैसे हम कहते हैं जी बारिशें तो हो रही हैं लेकिन तरबेला और मंगला में पानी नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है जब तरबेला और मंगला के कैचमेंट में बारिशें होंगी तो फिर उन डैमों में पानी आएगा, तो उससे सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन अभी ये है कि इस सीज़न के लिए अभी हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं नेचर पे, बारिशों पे, कि बारिशें हों। और दूसरा ये है कि हमने अपनी अब जो है जो कमी है, अब हमने आपस में, भाइयों ने आपस में तकसीम करनी है, एक आपस में तकसीम करनी है, फिर प्रायोरिटी लगानी है हर सूबे ने अपनी अपनी, कि उसने हाई प्रायोरिटी एरियाज यानी जो गंदम की फसल के एरियाज़ हैं उनको पानी देना है, और दूसरों को कुछ फसलें डिले भी हो सकती हैं, जैसे कुछ एरियाज़ में फसलें नई लगाने वाली हैं, कुछ डिले कर दें, कुछ गंदम के एरियाज़ को, तो इस तरह वाटर मैनेजमेंट से हमने इससे कोप करना है। वाटर मैनेजमेंट से तो सारा कुछ करना है, और अगली जो बड़ी बारिशें हैं वो तो जाके मानसून में ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो नहीं, तो इस वक्त जो गर्मी आ रही है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं और बर्फ़ पिघलती है, तो उससे भी पानी आता है दरियाओं में, तो उससे नहीं कोई सपोर्ट मिलेगी। मैं कोई भी उम्मीद की तरफ पकड़ना चाह रहा हूँ, कोई उम्मीद का दामन। जी देखिए, बर्फबारी तो हो रही है लेकिन बर्फ़ पिघलती है जब नॉर्दर्न एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो बढ़ते हैं। तो अभी पंजाब में तो सिंध में भी गर्मी आना अभी शुरू हुई है, नॉर्दर्न एरियाज़ में तो अभी बाज़ जगहों पे स्नोफॉल हो रही है, और लास्ट ईयर तो शायद आपको याद हो अप्रैल तक स्नोफॉल चलती रही थी।
तो वो मेल्ट स्नोफॉल रुकेगी, उसके बाद टेम्परेचर सूरज राइज साहब जो है होंगे वो कोई अपनी गर्मी जी, दिखाएंगे। तो उस वक्त तक तो हमारी फिर जो क्रॉप है, वीट क्रॉप, इसका सीजन तो खत्म हो चुका होगा। वो हमें नेक्स्ट सीजन के लिए तो बेनिफिशियल होगा। प्री मानसून भी चलें, आप शुरू हो बारिशों जाती की है। बात कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर गुलाम रसूल साहब की तरफ चलता हूं, उनसे पूछता हूं, साबिक डीजी हैं महकमे मौसमियात के। गुलाम रसूल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। गुलाम रसूल साहब, इस वक्त काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई, 40% शॉर्टेज बारिशों की हो गई। एक दो स्पेल बीच में पहले भी बात हुई थी, थोड़े दिन पहले भी खुश्क साली की, उसके बाद एक स्पेल आ गया था, अब एक और स्पेल आ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जफर इकबाल भट्टू साहब मौजूद हैं मेरे साथ, वो कह रहे हैं जब तक आप मंगला और तरबेला के कैचमेंट में वहां पर बारिशें नहीं होंगी, पानी नहीं जमा होगा। ये कहाँ पे बारिशें हो रही हैं, कितना फायदा होगा, ये क्या सूरत हाल बन गई? देखें जी, ये बात ये कोई नई बात नहीं है। ये तो आप देखें कि पाकिस्तान जब 21वीं सदी में दाखिल हुआ है तो तब से ये खुश्क साली और फ्लड की लपेट में है। पाकिस्तान का जो डायलेमा है वो ये है कि या तो बहुत ज़्यादा पानी होता है या पानी बिल्कुल नहीं होता। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो इंसानी दानिश जो है वो इसका हल इस तरह से पेश करती है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पानी होता है, आई मीन के मानसून का ज़माना, तो उस वक्त पानी जो है वाफर मिकदार में जो होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उसको स्टोर कर लिया जाए। और सही। जिस वक्त पानी की कमी होती है, जिस तरह से ये खुश्क मौसम आगे आने वाला है, अप्रैल मई जून, तो इसमें पानी की कमी होती है, तो वो पानी जो स्टोर किया हुआ है वो इस मौसम में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो विन विन सिचुएशन हो सकती है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम वाटर मैनेजमेंट में टोटली फेल हुए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जब पानी आता है तो वो हमें रौंदता हुआ, हमारे दरियाओं में से होता हुआ, हमारे खेतियाँ उजाड़ता हुआ, मकानों को तहस नहस करते हुए समुद्र में जा गिरता है। और उसके बाद फिर हम पानी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है पंजाब पानी मेरा ले गया, कोई कहता है सिंध पानी मेरा ले गया। तो पानी के ज़खायर जो हमारे तरबेला और मंगला के हैं, वो दोनों मिलके तो कोई 30 दिन की उनकी कैपेसिटी है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सिल्टिंग होने की वजह से उनकी कैपेसिटी जो है वो और दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो लिहाजा हमारे पानी के स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, तब जाके हम खुश्क साली पे और फ्लड पे किसी हद तक काबू पा सकते हैं। वो तो मैं अभी जवाब से भी डिस्कस करता हूँ कि क्या करना चाहिए, किस तरह डैम बन सकते हैं, क्या हो सकता है। लेकिन गुलाम रसूल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई बारिशें होने की उम्मीद है? कोई थोड़ी बहुत बारिशें हो जाएं, कुछ हमारी पानी की कमी पूरी हो जाए, कुछ साह निकल जाए, पंजाबी में कहते हैं उसको? बहरुल काहिल की जब कूलिंग होती है, पानी उसका कूल डाउन होता है, नॉर्मल से ठंडा हो जाता है, तो तब पूरा ग्लोबल पैटर्न जो है वो तब्दील हो जाता है और पाकिस्तान की जो मौसम सरमा की बारिशें हैं वो वीक हो जाती हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो रही है। जैसे जैसे वो नॉर्मल होगी तो अप्रैल से बारिशें जो हैं वो अपने मामूल पे होना शुरू हो जाएंगी। तो इस दफ़ा मानसून भी अच्छी होगी और मई और जून में जब शदीद गर्मी पड़ेगी तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट होंगे, उनका पानी दरियाई सिंध में आएगा और उससे हमारी कमी जो है वो कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। यानी आप उम्मीद दिला रहे हैं कि ठीक है, अप्रैल मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही हमारा बारिशों का सिलसिला भी ठीक हो जाएगा। उसके साथ जब बर्फ़ पिघलना शुरू होगी वो भी पानी आना शुरू हो जाएगा। और हम पहले मॉनसून हुआ करता था जाके जुलाई में, अब हम जून में ही प्री मॉनसून भी इंजॉय करते हैं। बड़े बड़े बरस हो गए मुझे सुनते हुए ये खबरें, प्री मॉनसून आ जाता है। इसका मतलब ये कि एक सिस्टम चल पड़ेगा, उम्मीद दिला रहे हैं आप? जी बिल्कुल चल पड़ेगा, मगर ये याद रखना कि वो रिमझिम वाली बारिशें जो हैं उनका तो ज़माना बीत गया। अब जब भी बारिश आया करेगी तो वो बड़े धूम धड़के से आया करेगी और थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो हैवी डाउनफॉर दे के
तो ख़त्म हो जाया करेगी। और ऐसी सिचुएशन में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं, अर्बन फ्लडिंग के खतरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बारिशें तो ज़रूर होंगी, मगर बारिशें जो हैं वो शिद्दत वाली होंगी। सही, बारिशें भी अपना जो है मिजाज और अंदाज बदल रही हैं और तेज़ी से होंगी। वैसे हम अक्सर कवर करते हैं, देखते हैं तो वासा वालों को देखते हैं, वो बड़ा डरते हैं। वो कहते हैं पूरा हफ्ता बारिश होती रहे, हल्की हल्की होती रहे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, परवाह नहीं होती, कहते हैं कि ठीक है चलता रहता है। लेकिन ये जो थंडर स्टॉर्म आता है, जो अचानक एक बड़ी बारिश आती है और वो सड़कों को जल थल और पानी खड़ा कर देती है, वो उसमें फंस जाते हैं। उसमें वो कहते हैं यार यहाँ पे हम फंस गए। तो यहाँ पे जब इस तरह की बारिश होगी, हम उस पानी को, अभी जब साहब आप भी कह रहे थे, हम स्टोर करने की पोजीशन में भी नहीं है और वो पानी सारे का सारा जो है फिर निकल जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो जवाद फैज़ साहब, फिर कैसा लगता है, हम कोई इत्तेफाक राय इस पर नहीं कर पाते? और फिर जहां सिंध में अभी मैं देख रहा था कि मुजाहरे हो रहे थे कि जनाब आप महफूज शहीद कैनाल जो है वो ना बनाएं। इससे पहले कालाबाग डैम की, मैं फिर कहूँगा, मैं उनके नुक्ता नज़र का एहतराम करता हूँ, लेकिन बहरहाल उनका नुक्ता नज़र है तो मुखालफत का। मुखालफत जहाँ पे होती रही, वो तमाम जगह, जवाद साहब, दादू है, थरपारकर है, ठट्ठा है, कराची है, बदीन है, हैदराबाद है, उमरकोट है, घोटकी है, जैकबाबाद है, लाड़काना, सखर, खैरपुर, सांगड़, ये तमाम जगहों पे खुश्क साली की जो है एक वार्निंग दी गई। तो अब क्या करें? मेरा ख्याल है हमें इस पर भी एक कौमी सलामती की एक पार्लिमानी कमेटी और इस किस्म का काम करना चाहिए इस पे भी। नजम भाई, मुझे आपकी गुफ्तगू से, जब हमने सहाफ़त का आगाज़ किया, फिर एक अरसा मैं और आप साथ साथ वाले डेस्क पे भी बैठा करते थे, और तब क्या खूबसूरती होती थी कि हमें सियासी बीट के साथ साथ डिपार्टमेंटल बीट भी दी जाती थी। और मेरे पास एक अरसा वापडा का महकमा रहा जिसको मैं डील करता था, और मुझे उस वक्त के चेयरमैन जनाब शमसुल मुल्क, उनके इंटरव्यूज़ याद आ जाते हैं। और फिर सिर्फ उनके इंटरव्यूज़ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में कालाबाग डैम की तामीर का वादा भी किया गया, लेकिन फिर सियासत हुई वहाँ पे, और फिर ये कहा गया कि ये पता नहीं हमारे हुकूक सल्ब हो जाएंगे, हम बेपानी हो जाएंगे। और अभी डॉक्टर गुलाम रसूल साहब जिस तरह फरमा रहे थे ना कि वाक़तन मैं जब भी सैलाब आया, मुझे रिपोर्टिंग का मौका मिला और पहाड़ों से लेके मैं सखर तक गया, वाक़तन जब सैलाब आता है तो हम उसको रिजर्व नहीं रख सकते, रिजर्वायर्स हमारे पास नहीं है। ये भी तो इनका काम था ना, हर जमात का और हर हुकूमत का और हर तंजीम का, जिन जिन के पास भी इक़्तिदार रहा, डेफिनेटली वो तो जिम्मेदार है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। देखिए, असल इशू ये है कि इस पे हमने सिर्फ अहले सियासत को ही बात नहीं कर सकते, बल्कि कुछ साल पहले जब यहाँ पे रियासत मदीना के नाम पे सियासत हुई, तो उस वक्त एक चीफ जस्टिस होते थे जो पनामा और अकामा पे फैसले दिया करते थे। उन्होंने अपने कद से भी बड़ी बातें की और यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर सिंपोजियम उसका इनेकाद कराया। मुझे अच्छी तरह याद है, वो फिर आपने देखा होगा कि पैसे जमा कराएं, और वो चीफ जस्टिस कहते थे कि मैं डैम्स की रखवाली खुद करूँगा, और उन्होंने कहा कि दियामिर बादशाह डैम की रखवाली करने में खुद जाऊंगा। और उस वक्त के वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई क्वार्टर चाहिए जो मैं डैम की चौकीदारी करूं, और वो चाबियां ले लेके फिरते रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चाबी भी भेजी लेटर के साथ, लेकिन वो चौकीदार नजर नहीं आया। और फिर मैंने ये भी देखा कि उसी वाटर सिंपोजियम के मौका पर यहाँ से मंगला डैम पे ले जाया गया, जो बैरून मुल्क से मंदूबीन थे उनको भी, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, और वहाँ पे करोड़ों रुपए लगाए गए और मंगला डैम की झील में बोट्स के ऊपर लंच किए गए, शाम की चाय पी गई। पता चला कि उन चीफ जस्टिस साहब के ग्रैंड चिल्ड्रन को सैर करने को दिल कर रहा था और वो सारा दिन वहाँ लगा दिया। जब हम ऐसे हसास इश्यूज पे अपनी जाती मनफियत, अपने जाती लालच पे चले जाएंगे, तो फिर बेचारा आम बच्चा जो है वो पानी को फिर तरसेगा ही ना। जब इस लेवल पे जाके हमारी हसासियत कम तर होगी
और पानी की कमी बढ़ती चली जाएगी तो हमें ऐसी चीज़ें भुगतना पड़ती हैं। अब मैं आता हूँ एक और तरफ, आप दोनों माहिरीन बैठे हुए हैं, बारिशें कब होंगी ये तो अल्लाह को ही पता है। उसने जो चंद चीज़ें अपने कब्ज़ा कुदरत में, वैसे तो हर चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है, लेकिन इल्म गैब में वो बारिश भी है, कहाँ होगी, कितनी होगी, लिहाजा वो तो जब भी होगी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और बात भी कहना चाहता हूँ। मैं अभी पूरा रमज़ान देखता रहा हूँ कि माशाअल्लाह शोबिज़ के सितारे हमें फ़ज़ाइल रमज़ान बयान कर रहे हैं, उलमा भी उसमें आए हुए हैं, लेकिन पानी के हवाले से, उसके ज़िया के हवाले से, उसको ज़ाया करने के हवाले से मुझे बहुत कम कोई प्रोग्राम, बल्कि ना होने के बराबर दिखाई दिया है। मैं उस पर भी हैरान हूँ कि ऐसी नेमत जिसके बारे में कहा गया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो वुज़ू भी करते थे तो एक एक लोटे से कई सहाबा जो है वो सैराब होते थे और वुज़ू कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ एक वतीरा बन गया है कि मैं शावर चला के साबुन भी लगा रहा हूँ तो पानी डिगदा जा रहा हो, जांदा जा रहा है, लिहाजा उस पर भी हमें थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके साथ आप चले यही देख लिए, रमज़ान का जिक्र आ गया, मैं माजरत के साथ लेकिन ये बड़ी झटकी बात कर रहा हूँ, और ये सारे मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, नजम भाई आप भी उसकी गवाही देंगे। मसलन हम इतने ज्यादा रमजान में सबसे ज्यादा हम अल्लाह की राह में खर्च करने वाली पाकिस्तानी कौम है, लेकिन यार वो मस्जिद की टूटी अगर खराब है तो उस पर कोई अल्लाह की राह में टूटी चेंज नहीं करवा रहा, मसवाक डाल देते हैं और तब भी वो गिरता रहता है। वो वाशरूम्स हो, वो वुजू वाली जगह हो, हमें इन चीज़ों पे जाना होगा, हमें बच्चों को बताना होगा, हमें घर की खवातीन को बताना होगा कि पानी की अहमियत कितनी है, पानी जिंदगी है। लिहाजा हमें बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट ऑफ लाइफ है कि जिस पे हमें बात करनी पड़ेगी। ये कह देना बड़ा आसान है मेरा, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और आपने अभी चूंकि बात की कि देखिए जब भी ये कैनाल्स की बात हो रही है उस पे अगर सियासी नारे लग रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, ये मुझे बताइए कि क्या इनका काम नहीं है बैठे बाकायदा तौर पे देखें खद्दो खाल कि हम जब भी ये 1951 में खास तौर पे जो पानी के मुआहदे हुए उसके तहत सिंध को कितना मिलना है, पंजाब को कितना मिलना है, बलूचिस्तान को कितना मिलना है, लिहाजा उस पे क्यों नहीं बैठा जा सकता, उस पे क्यों नहीं गुफ्तगू हो सकती, बजाय इसके कि कौम को भी, बजाय इसके कि मुख्तलिफ इलाकों में हम नफरत की सियासत भी साथ करते चले जाएं। और कितना मेरे लिए तो बड़ी हैरानी है यार, मैं 33 बरस में नजम भाई मैं तो हैरान हूं कि पानी इशू है, उसके मसाइल का हल चाहिए, इकट्ठे बैठना चाहिए, लेकिन हम फटाफट किसी को गासिब कह देते हैं, फटाफट किसी को हुकूक पे डाका मारने वाला कह देते हैं। फिर मैं आखिर में वही जुमला कहूंगा इस सेगमेंट का कि अगर पानी आप जाया होने से बचा नहीं रहे, अगर सैलाब का पानी रिजर्व नहीं कर पा रहे, तो यार इतना अरसा हो गया हुकूमतें करते हुए, आलीशान दिमाग मौजूद है, मैं तो इसको फिर नाकामी कहूंगा। मैनेजमेंट का कसूर है। अगर हम बात व्हाट्सएप, मैं दोबारा आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, अगर हम बात करें इस वक्त हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं, कुछ ऐसे काम करने हैं जिनके नतीजे में हम पानी की अपनी जो है वाटर मैनेजमेंट को बेहतर कर सकें, तो आप प्रायोरिटी वाइज क्या स्टेप्स जो है रिकमेंड करेंगे? देखिए हमारा जो जिस तरह भी बात हुई कि वाटर साइकिल ऐसा है कि मॉनसून में हमारे पास 80% ऑफ द वाटर, 80-85% हमारा पानी आ जाता है जो सरफेस फ्लो है, और उसके बाद बाकी के 9 महीनों में हमारे पास सिर्फ 10 से 15%, 20% पानी होता है। अब ज़रूरत जो है हमारी 80% पानी जब आता है तो 80% नहीं होती है हमारी ज़रूरत, उससे हट के होती है। तो इसका एक तो हमें डेफिनेटली ये है कि सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो कैसे पूरा होगा, वो स्टोरेज से होगा। ये तो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। सही है, डैम बनाने ही पड़ेंगे ये, बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट हल के एक ही यही हल है, बहुत से हल हो सकते हैं। हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट, जैसे हमारा 90-95% पानी जो है हमारा 140 मिलियन एकड़ फीट हमारा सरफेस फ्लो आ जाता है, 50-55 मिलियन एकड़ फीट हम ज़मीन से भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसमें से 90% जो हमारा पानी है वो जाता है ज़राअत में, 90-95% ज़राअत में जाता है। अब ज़राअत में हो क्या रहा है, आप देखें कि ज़राअत में आधा पानी तो हमारा वैसे ही लॉसेस में चला जाता है, जो रास्ते में लॉसेस हैं, एवापोरेशन है, सीपीज हो गई, चलें सीपीज को आप लॉसेस अगर ना भी लेंगे वो ज़मीन में वापस जा रहा है, लेकिन एवापोरेशन, लीकेज, उसके बाद जब खेतों में जाता है, हम अभी तक 100-200 साल पुराने फ्लड इरीगेशन सिस्टम से अपने काम चला रहे हैं।
यानी हम ज़मीन से पानी खींचते हैं और अब सोलर ने तो आगे और ज़्यादा मसला हल कर दिया है, और ऊपर से हमारे पास कोई ऐसी रेगुलेशन भी नहीं है कि हम पाबंदी लगाएं कि कौन बंदा ज़मीन में कहाँ से पानी खींच सकता है, कौन कहाँ से एनओसी लेगा, किन रूल्स और रेगुलेशन के किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगा, कितना उसको पे करना पड़ेगा। क्योंकि डेफिनेटली ग्राउंड वाटर जो है वो एक शेयर्ड रिसोर्स है, और वो शेयर्ड रिसोर्स ऐसे नहीं है कि वो चारों सूबों का शेयर्ड रिसोर्स है। ग्राउंड वाटर जो है वो जनरेशंस का शेयर्ड रिसोर्स है, और हम अगली जनरेशंस का पानी अभी खींच के फ्लड इरिगेशन में ज़ाया कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म है। हमें अपनी जो इरिगेशन की टेक्निक्स हैं उन पे भी, जितना हम डैम पे जोर दे रहे हैं उतना ही हमें बल्कि उससे ज़्यादा देना चाहिए अपनी वाटर मैनेजमेंट पे। खेतों में जो पानी हम फसलों पे किस तरीके से लगा रहे हैं, फ्लड इरिगेशन से इस टेक्निक को हमने चेंज करना होगा, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे आना होगा, ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन पे आना होगा। उसके बाद हमें जो जदीद मेथड हैं एग्रीकल्चर के वो अपनाना होंगे, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर पे जाना होगा। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। क्योंकि शुरू में जब एग्रीकल्चर यहाँ पे शुरू हुई तो हमारे पास ज़मीन भी वाफर थी और हमारे पास पानी भी वाफर था, और उस वक्त हम जो मर्ज़ी है जहाँ मर्ज़ी है लगा देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास आबादी बढ़ती जा रही है, ज़ाहिर है उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स भी कम होती जा रही हैं, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड पानी के साथ साथ अनाज की भी बढ़ती जा रही है, फसलों की बढ़ती जा रही है। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि शुरू में हम साल में एक फसल काश्त करते थे, उसके बाद कुछ बैराजेस बना लिए और स्टोरेजेस हो गई, तो साल में 2 फसलें होना शुरू हो गई। अब इस वक्त जो है 3-3 फसलें हम ले रहे हैं, 2-2% एफिशिएंसी पे हम चले गए हैं, और उसके लिए हम कोई 50-60 मिलियन एकड़ फीट ज़मीन से भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं फ्लड इरीगेशन से। तो इसमें हमें अपनी फसलों की जो तरतीब है, जिसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी वाटर मैनेजमेंट ड्रिवन होना चाहिए। वो जैसे अब हम गन्ना जो है ऐसे एरिया के जो गन्ने के इलाके ही नहीं थे, शुगर केन के इलाके नहीं थे, जो सबसे ज़्यादा पानी लेता है हमारा, हम उन इलाकों में भी हमने शुगर इंडस्ट्री लगा दी और गन्ने लगा दिए। मतलब हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी कमर्शियल ओरिएंटेड हो गया, और पावरफुल्स जो हैं उनको पानी मिल रहा है, दूसरों को नहीं मिल रहा। हमें एक बड़ी मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा और दूसरा मॉडर्नाइजेशन पे जाना पड़ेगा, वाटर मैनेजमेंट, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। इस वक्त भी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो शुरू किया गया उसमें भी यही मॉडर्न टेक्निक्स की बात की जा रही है कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए, जदीद मशीनरी के जरिए, बाकी तमाम चीज़ों के जरिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सके। अभी जो गुलाम रसूल साहब बात कर रहे थे कि अभी अप्रैल में जो है बारिशें होने का फिर इम्कान है, उसके बाद प्री मानसून आएगा, फिर इस मरतबा मानसून अच्छा होने की तवक्को की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, थोड़े से मुश्किल का वक्त है, आगे चल के हम संभल जाएंगे। आपसे जी डेफिनेटली ये अभी तो जो शार्टेज चल रही है ये सीज़न की शार्टेज है, क्योंकि गंदम जैसे हमारी 3 मेजर फसलें हैं, गन्ना है, गंदम है और उसमें हमारे पास राइस है। तो इस वक्त चूँकि गंदम है जो कि हमारी स्टेपल फूड भी है और सारा दारोमदार है, तो इसलिए ये ज़्यादा क्राइसिस है। डेफिनेटली अब बारिशें भी शुरू होंगी और जब पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, अगले 4-5 महीने के लिए बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसमें भी यही है कि जो सरप्लस वाटर होगा उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। और बात फिर वहीं पर ही आ गई कि हमें जो है, जो गुलाम रसूल साहब भी बात कर रहे थे, जवाद फैजी भी बात कर रहे थे कि हमें उस पानी को जो कि हमारे पास जो आप कह रहे हैं कि 80% इकट्ठा ही आ जाता है, हमें उसको ही मैनेज करना होगा। और दूसरी हमारी जो लोकल कंडीशंस देखें ना, लोकल कंडीशंस ये है कि हमारे पास खरीफ है और रबी है, तो हमें ऐसी वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि जहाँ पे अगर एक साल हमारे प्लस माइनस हो भी जाता है तो हमारा साइकिल डिस्टर्ब ना हो, हमारे पास इतना कुशन होना चाहिए कि वो अब्जॉर्ब हो जाए ताकि अगले सीज़न तक हम उसको मेकअप कर सकें। दुनिया में अब जैसे इंडिया है 220 दिन का उनके पास पानी मौजूद है, हालांकि उनकी हमसे 5 गुना बड़ा उनका है। चाइना है, चाइना के पास 3 साल का पानी मौजूद है। वो 3 साल तक अगर उनके सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, उनको वैसे खुशकसाली या वो असरात नहीं होंगे। तो हमें हर लिहाज से प्लानिंग उस तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी। जवाद भाई साहब, इसमें तो फिर मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि इस पर भी कंसेंसस किया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब को देखते हैं जो मफाहमत के चैंपियन समझे जाते हैं और रास्ता निकालने के चैंपियन समझे जाते हैं, मेरा ख्याल है ये बेहतरीन वक्त है कि वो सबको बिठा लें और एक ऐसे हम फार्मूला कोई ऐसा बना लें, तरीका बना लें कि हम इस मसले को तो हल कर सकें। यकीनन वो वफाक की अलामत हैं, वो सदर मुमलिकत हैं और उन्हें हर सूबे का सोचना है, हर शहरी का सोचना है, हर बच्चे का सोचना है। और मुझे इंजीनियर साहब की बात बड़ी अच्छी लगी कि जो
आने वाली नस्लें हैं, हम उनका पानी भी इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि इस पे हमें सबको बैठना होगा, मीडिया को ख़ास तौर पे। ये आज मुझे अच्छा लगा आपका ये टॉपिक भी और ऐसे अहम इश्यूज़ पे भी कि हर वक्त अडयाला के गिर्द ही घूमते जाओ, घंटा घर के गिर्द घूमते जाओ। नहीं यार, हमारे और इश्यूज़ हैं, हमें उन पे बात करनी चाहिए, हमें अवेयरनेस देनी है, हमें अपने कल के, मुझे बताइए ना, मैंने पहले भी ये कहा था नजम भाई, जितने भी बैठे और जो सुन रहे हैं वो जरा आंखें बंद करके चश्मे तसव्वुर में देखें कि उनका बच्चा हो और वो पानी के लिए बिलक रहा हो और उसको पानी मुयस्सर ना हो। ये हमारे ऊपर क्या वो आने वाली जो नस्लें हैं वो बड़ा सलाम भेजेंगी हमारे ऊपर? नहीं, हमें बहुत कुछ सोचना होगा, हमें बैठना होगा और हमें निकलना होगा रेड लाइन से जो शख्सियात की सूरत में है। हमें निकलना होगा अपने अपने डरबों से, अपने अपने गिरोहों से, अपनी अपनी जत्थाबंदियों से। हमें बढ़ना होगा। हमें, और मैं मीडिया का बार बार ये कह रहा हूं, जितने मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने लाइसेंस लेते हुए जो अवाम के लिए बात करने का हलफ दे रखा है, अपने लाइसेंस लेते हुए लिख के दिया हुआ है, कितनी ज्यादा अवेयरनेस हो रही है, कितने ज्यादा पब्लिक सर्विस मैसेजेस हो रहे हैं। लिहाजा खुदा के लिए हमें बहैसियत मजमुई इस पे चलना होगा और हमें ये साबित करना होगा, अगर हम दुनिया में अपना नाम रखना चाहते हैं, अपना मकाम रखना चाहते हैं। और खास तौर पे देखिए, ये काम जिनका था उन्होंने तो नहीं किया, और पिछले दिनों ये बात भी हुई कि गवर्नेंस बेहतर होगी तो तभी मामलात हर जगह के हर लेवल के सही होंगे। लिहाजा हमें इसको अव्वलीन काम समझते हुए जंगी बुनियादों पे, और ग्रीन इनिशिएटिव की आपने बात की, उसमें कौन किसको क्या नुकसान पहुंचा रहा है। क्या इस पूरे पाकिस्तान को शराब नहीं होना चाहिए? क्या पंजाब से अच्छा चावल नहीं आना चाहिए? क्या सिंध से अच्छी खजूर नहीं आनी चाहिए? क्या केपी के जो फूलों का शहर था पेशावर, उसके फूल ज्यादा महकते हुए नहीं होने चाहिए? क्या बलोचिस्तान की संगलाख चट्टानें जो है उनके करीब जो झरने हैं उनको ज्यादा बेहतर अंदाज में पेश नहीं करना चाहिए? मैं तो हमेशा ये कहता हूं नजम भाई, जिस मुल्क में सिंगल एस होता है वो अपनी कहां से कहां ले जाता है। स्नो हो, सैंड हो, सी हो, हमारे पास तो अल्लाह ने सैंड भी दिया है, सहरा भी दिया है, स्नो भी दी है, हमें सी भी दिया है, लेकिन हम क्यों कर अपने ही जान के दुश्मन होके सवाल नहीं कर पा रहे। मैं आखिर में जो है एक मतलब फिर डॉक्टर गुलाम रसूल साहब की तरफ जाना चाहूंगा। गुलाम रसूल साहब, मुझे ये बताइएगा, प्रेडिक्शन क्या है, फिर एक मरतबा फिर बता दीजिए, आने वाले 2, 3, 4 माह की और आने वाले बहुत सारे बरसों की भी। जी, प्रेडिक्शंस कोई इतनी अच्छी नहीं है, हौसला अफजा नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसका जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का पैटर्न है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। पानी तो उतना ही आएगा जितना पहले आता है, मगर वो आएगा तूफानों की सूरत में, जो हमसे मैनेज नहीं होगा। अब हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज का बहुत चर्चा है। क्लाइमेट चेंज को बहुत यूज किया जाता है, बज़वर्ड के तौर पे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, फायदे उठाए जाते हैं, मगर कभी किसी ने इसको दिल से माना ही नहीं है। अगर दिल से मान लिया होता तो क्लाइमेट चेंज जो है उसका फर्स्ट विक्टिम जो है वो वाटर है। तो जिस कौम ने अपने वाटर को बचा लिया, वाटर को कंजर्व कर लिया, वो कौम जो है वो फ्यूचर की खुशहाल तरीन कौम होगी। जिस कौम ने पानी की कदर ना की, पानी को मैनेज प्रॉपरली ना किया, वो कौम जो है वो फ्यूचर में सफर करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम रसूल साहब ज्वाइन करने के लिए। ज़फ़र इकबाल भट्टो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद फैज़ साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिवायत है, एक हिकायत है कि एक बादशाह से पूछा गया, और बड़ी मुस्तनद बड़ी खूबसूरत हिकायत है कि तुम्हें सख्त प्यास लगी हो और तुम्हें पानी का एक प्याला सिर्फ इस कीमत पर दिया जाएगा, तुम अपनी आधी सल्तनत दे दो और तुम मरने वाले हो और तुम प्यास से बुरा हाल है। चूँकि आज का रमज़ान है, खैर इतना गर्म रमज़ान नहीं है, शायद उस वजह से इतनी समझ ना आए, लेकिन क्या तुम अपनी आधी सल्तनत उस पानी के एक प्याले, ठंडे पानी के प्याले के बदले में दे दोगे? तो जवाब मिला कि हाँ मैं दे दूंगा। और कहा गया कि फिर वो पानी तुम पी लो और वो पानी जो है तुम्हारे बदन से बाहर ना निकल पा रहा हो और तुम सख्त तकलीफ में हो, तो क्या तुमसे बाकी आधी सल्तनत मांगी जाए तो तुम उस पानी के इखराज के लिए, उसके इलाज के लिए
उस तकलीफ से निकलने के लिए वो बाकी आधी सल्तनत दे दोगे, तो कहा कि वो तकलीफ ऐसी होती है कि उस पर भी दे दूंगा। तो इससे अहमियत लगाइए कि एक प्याला पानी की अहमियत क्या है, उसका होना और फिर उसके बाद उसका खारिज होना, ये तमाम चीज़ें। तो हम जिस तरह पानी इस्तेमाल करते हैं, अपने सबको, बच्चों को, हम सबको सोचना चाहिए कि हम उसको किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजमेंट कीजिए। मैं अपने सिंधी भाइयों से कहूँगा, पख्तून भाइयों से कहूँगा, आए मिलकर बैठें, हम पानी की टंकियाँ बनाएं, पानी को महफूज करें अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। वरना मैं जितने शहरों के नाम पढ़ रहा हूँ, मुझे बताएं ना, आप वहाँ पे मुजाहरे करते हैं कि पानी को जाने दो। भाई बैठ के बात करो। अगर पानी कम होगा तो दादू में भी तो काम है ना, थरपारकर में भी काम है, ठट्ठा में भी काम है, वो सारी लेक शेक रह जानी है, बदीन में, हैदराबाद में, उमरकोट में। हम सब के बच्चों के लिए काम होगा, आपके बच्चों के लिए ज़्यादा काम होगा। आपको ज़्यादा सोचना चाहिए मैनेजमेंट के लिए, सबसे कम शायद पख्तूनों को सोचना चाहिए, उससे कम पंजाब वालों को सोचना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो है आपको सोचना चाहिए। आए, ऐवान सदर है, सरदारी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर इस पर अपना किरदार अदा करें, वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त एक ब्रेक। समंदर बहुत खतरनाक होता है, हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट और होने जा रही है, और वो ये है कि बांग्लादेश तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, और वो तब्दील उस वक्त से हो रहा है जब से 5 अगस्त से हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई। वो नफ़रत और तअस्सुब से भरी हुई हुकूमत, जो कि ख़ुद अपनी तरक्की के लिए उसकी अपनी खुद दुश्मन थी, और वो भारत के साथ ऐसे अलाइन थी कि उसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी अपना दुश्मन बनाया हुआ था। अब ये खित्ते की सियासत बड़ी हद तक तब्दील होती चली जा रही है। बांग्लादेश चीन के तल्लुकात में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसे यकीनी तौर पर भारत, चूँकि आप ये देखिए ना, इस वक्त बांग्लादेश के तल्लुकात भारत के साथ जिस किस्म के हैं, क्योंकि वो हसीना वाजिद को वहाँ पर मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ जो एक दोस्ती होने वाली है, चीफ एग्जीक्यूटिव बांग्लादेश जो मोहम्मद यूनुस हैं, नोबेल इनाम याफ्ता, वो कल से चीन का दौरा शुरू कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, और वो इतना ज़बरदस्त किस्म का दौरा करने चाह रहे हैं कि उनकी इस्तकबाल के लिए, उनको लाने के लिए चीन का एक चार्टर्ड त्यारा जो है वो भेजा जा रहा है बांग्लादेश। और ये तजियाकार कहते हैं कि उनकी बहुत बड़ी इज्जत अफजाई है। जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर जाएंगे, तो वाओ फोरम फॉर एशिया से तो उन्होंने खिताब करना भी है। इसके साथ साथ वो चीन के सदर के साथ उनकी जो मुलाकात होगी, ये कहा जा रहा है कि एक तवील अरसे से, अशरों की और दिहाइयों की जो एक दूरियां थी, वो उसमें कम होंगी। चीन की तरफ से सिर्फ उनको यही इज्जत नहीं दी जा रही कि अपना खुसूसी त्यारा, एक उनके लिए चार्टर्ड त्यारा भेजा जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वो पेकिंग यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे, वहाँ पर खिताब करेंगे, उनको डॉक्टरेट की एक एजाज़ी डिग्री भी दी जाएगी। यानी और आप चीन और इंडिया के तल्लुकात को और उनके तनाज़ात को देखें, ऐसे में बांग्लादेश का एक तरफ पाकिस्तान की तरफ आना, पाकिस्तान के साथ मिलना, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात की बहाली, तजारती तल्लुकात, सफारती तल्लुकात, इवन
पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी बात कर लें, और दूसरी तरफ बांग्लादेश जब चीन की से जाके मिलेगा और माजी के हसीना वाजिद के वो तमाम फैसले जो हैं जो भारत के हक में लिए जाते थे वो रिवर्स होते हुए एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे एमओयू साइन होंगे ये, और इन तमाम एमओयूज के नतीजे में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी, और बांग्लादेश जो है दावत देने जा रहा है चीन को कि वो आए और अपनी इंडस्ट्रीज जितनी उसकी सनतें हैं उनके कारखाने हैं वो बांग्लादेश में आके लगाए। तो इस सिलसिले में बड़े मुआहदे हो सकते हैं, और इसका पूरे खित्ते की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, मजमूई तौर पे क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है वो भी इस कॉन्फ्रेंस में होंगे, बाकी लोग भी होंगे, तो क्या इसका असरात होंगे, इस पर बात करेंगे डॉक्टर शब्बीर अहमद खान जो कि सीनियर तजियाकार है पॉलिटिक्स, और ख़ास तौर पर हम जब फॉरेन रिलेशंस को देखते हैं उस पर एक अथॉरिटी हैं, जामिया पंजाब से आपका ताल्लुक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शब्बीर अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। हसीना वाजिद ने पाकिस्तान की तरह चीन को भी भारत की दोस्ती में खामखा दुश्मन बनाया हुआ था। अब ये जो एक दौरा होने जा रहा है एक बड़ा, और जिसमें चीन की तरफ से गैर मामूली प्रोटोकॉल इज्जत अफसाई की जा रही है मोहम्मद यूनुस की, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है बांग्लादेश के, आप पूरे खित्ते की सियासत पर इसके और पूरी मैं तो कहता हूँ आलमी सियासत पर आप इसके क्या असरात देखते हैं? देखिए, ये बड़ा अहमियत का हामिल दौरा है, और खुसूसन इन हालात में जब बांग्लादेश में एक नई हुकूमत आई है, और जो आपने सही फरमाया जो माजी की हुकूमत थी हसीना वाजिद की, उन्होंने न सिर्फ चाइना के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ भी जिस अंदाज से ताल्लुकात जो है वो खराब किए हुए थे, मैं ये कहूँगा, उसके बाद रजीम चेंज होने के बाद इस दौरे की अहमियत ये उतनी हो जाती है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि पाकिस्तान ने 70s में एक रोल प्ले किया था जब पाकिस्तान अमेरिका को और चाइना के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले किया था, और हेनरी किसिंजर जो है वो चाइना आए थे, और एक जिसको आप कहते हैं ना थॉ का जो प्रोसेस है बैन-अक़वामी ताल्लुकात में, कि बर्फ पिघली थी और दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के करीब आई थी, और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है, और हिस्टोरियंस भी और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी ये क्रेडिट देते हैं। मैं उसके पैरेलल ना भी कहूं, लेकिन आप यकीन करें कि ये दौरा जो है ये किसी लिहाज से भी उससे कम अहमियत का हामिल नहीं है, और यकीनन इसमें पाकिस्तान का और पाकिस्तान की हुकूमत का और जो पाकिस्तान के मामला अब चाइना के साथ है उसका पाकिस्तान ने एक अहम रोल है इसमें। वो आपने सही फरमाया कि कुछ 24 या 25 ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वहां पे मौजूद होंगे, और वहां पे डिस्कशंस भी होंगी, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो सियासी फायदा है, एक तो बांग्लादेश जो है वो जिसको हम फॉरेन रिलेशंस में आइसोलेशन कहते हैं ना, बांग्लादेश उससे निकला है आइसोलेशन से। उस आइसोलेशन को खत्म करके अब वो जिस मेन स्ट्रीम जो रीजन की पॉलिटिक्स है, जो आर्मी पॉलिटिक्स है, उसमें वो अपना एक रोल प्ले करने जा रहा है, और पाकिस्तान इसलिए इसका बेनिफिशियरी है। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी अपने मामलात को बेहतर कर रहा है, और पाकिस्तान की जो गर्मजोशी है चाइना और बांग्लादेश के करीब आने से बड़ा जबरदस्त किस्म का एक इत्तेहाद, बगैर ऐलान किए हुए एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप ये समझे, अगर हम ये कहें, देखिए इसके साथ एक तो सबसे बड़ी बात है कि खिते की सियासत पे होंगे। बांग्लादेश जो है वो जाहिर है कि अपने उस जो माजी में रहा है उससे वो बाहर आएगा। 70s में बांग्लादेशी लीडरशिप जो थी वहां की, आप कह लें कि उनके ताल्लुकात कह लें चाइना के साथ, वो दोबारा से रेस्टोर होंगे, फिर मईशत में बड़ा इसका असर होगा। देखें, पाकिस्तान और चाइना और ये जो सी पैक है, अगर बांग्लादेश भी पार्टनर बनता है, चाइना ऑलरेडी आपने देखा कि 22-23 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो करता है बांग्लादेश को, और कोई 800 मिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बांग्लादेश भी करता है चाइना को, लेकिन अभी भी जो तवाजुन है वो चाइना के हक में है। लेकिन पाकिस्तान की अगर तिजारत चाइना से डेवलप होती है और फिर बांग्लादेश से डेवलप होती है, तो इसके खिते की सियासत पे असरात होंगे,
खिते की मुशीयत पे असरात होंगे सही, और अमन की तरफ खुसूसन भी बढ़ेंगे, खासतौर पर डॉक्टर साहब अमन की तरफ। मैं इस पे जवाद फैज साहब का भी कमेंट लेना चाह रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं। जवाद फैज साहब, इस वक्त मोदी सरकार जो है, अगर हम अभी 6 फॉर जस्टिस के होने वाले उनके जो रेफरेंडम देखें, अमेरिका में हुए, बरतानिया में हुए, वो परेशान है उससे। वो कनाडा में जब वो हरदीप को कत्ल करवाते हैं, वहाँ पे जो तल्लुकात हैं उससे परेशान है। अब ये बांग्लादेश जो उनकी पॉकेट से बाहर निकला है, चीन से तल्लुकात बना रहा है, तो ये इंडिया के लिए तो बड़ा परेशान कुन है इस वक्त सारा मंजरनामा। देखें, एक जानब अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, प्रोफेसर साहब, एक जानब हरदीप निज्जर का कत्ल और फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर साजिशें पकड़े जाना, फिर उसके बाद अमेरिका की जानब से वो वाले तैयारे बेचने की बात करना, उस पर भी परेशान है। लेकिन ये बांग्लादेश की जानब से जो चीज़ें आई है ना, वो हसीना वाजिद को तो 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में, और वो जहाँ पहुंची और जहाँ का खमीर था, और जिस तरह देखिए नजम भाई, जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 लख्त हुए, तब से हमारे यहाँ नहीं, अल्लाह की कसम, मेरे तो वालिद अल्लाह बख्शे, वो आखिरी दम तक भी उनकी आंखों में आंसू होते थे कि यार ये जिस साजिश के तहत जो भी हो गया माजी में, बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने अपने पंजे गाड़े और हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, बाहमी शीरो शक्कर हुए पहली दफा पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान। और फिर आपने ये भी देखा कि वो 25 दिसंबर को कायदे आजम की याद में जब बांग्लादेश में तकरीब हुई और उसके अलावा पाकिस्तानी दिन मनाने शुरू हुए, तो गशी के दौरे तो हिंदुस्तान को पड़ने हैं। जो हमारे अमन को सबोताज करना चाहता है, जो यहाँ दहशतगर्दी करना चाहता है, जो यहाँ जाफर एक्सप्रेस के पीछे खड़ा है, जो यहाँ बगावत पे उकसाने वाली तकरीरें करने वाली और लाशें उठाने वाली एक दहशतगर्द के साथ खड़ा है, और उनके लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं बलूचिस्तान के आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि जो हमें परेशान करना चाह रहा था, जो हमें तंग करना चाह रहा था, वो खुद परेशान हो रहा है, वो खुद तंग हो रहा है। और इस वक्त इस पर हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, कैसे ये आगे चलेंगी चीज़ें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, जवाद फैज साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ये तब्दीली क्या है? पूरे खिते की तब्दीली है। बांग्लादेश चीन के साथ तल्लुकात बेहतर करे, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करे, इसका मतलब ये होगा कि ये इंडिया की सफारती तन्हाई होगी, वो अपने खिते में मज़ीद अकेला होगा और उसको मज़ीद सोचना पड़ेगा कि वो जो कुछ कर रहा है दूसरे ममालिक में मदाखलत, जैसे कि बांग्लादेश में आपने अभी तक हसीना वाजिद के हवाले से जो रोल प्ले किया नरेंद्र मोदी ने, वो शर्मनाक है, वो मुदाखलत है एक तरह से, वो बांग्लादेश के अवाम की तौहीन है। तो इसके मुखालिफ एक इत्तेहाद बन रहा है। अभी आप इसको गैर ऐलानशुदा इत्तेहाद कहिए, लेकिन बुराई की कुव्वत, शरारत की कुव्वत, साजिश की कुव्वत, तखरीब की कुव्वत, उसके लिए मुश्किल आ रही है। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे दिन आ रहे हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।